अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। हम सर को अक्सर सुनते हैं और देखते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। अपनी बात बड़े दबंग तरीके से रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर की। कारगिल वॉर मेरे ख्याल वाहिद हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान वो जंग है जिसको पाकिस्तानी बी ब्लंडर कहते हैं। काफी ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो समझते हैं कि कारगिल वॉर जो पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था। नवाज शरीफ साहब का कहना ये था उस टाइम पे कि जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं था। मतलब इतने बेखबर प्राइम मिनिस्टर शायद ही दुनिया में कहीं होते हो कि उनकी फौज क्या कर रही है उन्हें पता ही नहीं था। 25 साल गुजर चुके हैं। 25 ईयर्स के बाद भारत तो अभी तक जो है वो उसके जश्न मनाते हैं, उसकी कामयाबी का कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। इस बार 25 साल के बाद भी सेलिब्रेशन जो है वो की जाएगी। अभी से बहुत से मीडिया पर्संस जो हैं वो सेलिब्रेट करना शुरू हो गए हैं, उनके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कारगिल वॉर को? पाकिस्तान ने क्या खोया या क्या पाया? कोई फायदा हुआ या निरा नुकसान ही हुआ हमें? जी मुकम्मल डिजास्टर, मुकम्मल डिजास्टर। और ये वो ओपिनियन है जो मेरा नहीं है, वो जनरल अली कुली खान का भी है, जिसने ये कहा कि ये मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने से बड़ा सानहा था। ये जनरल क्यानी, जो गुलजार क्यानी थे, कोर कमांडर थे पिंडी में, उनका भी यही ओपिनियन है। जनरल शाहिद अजीज का भी यही ओपिनियन है। और हमारी जो टॉप ब्रास थी वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री डिजास्टर था, जिसने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया। हर लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल एक न्यूक्लियर वॉर की ब्रिंक तक पहुंच गए। यानी यहां तक हुआ कि अमेरिकन जो एड था प्रेसिडेंट क्लिंटन का, उसने ये कहा, ब्रूस राइडल ने, कि जनाब ये हमने, हमारी इंटेलिजेंस ने ये इमेजेस लिए कि पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको मूव किया। और बाद में रिपोर्ट्स हैं कि इवन इंडिया की तरफ से भी मूवमेंट हुई। तो ये पूरा खिता जो था 1.5 अरब इंसानों का, ये न्यूक्लियर वॉर की बिल्कुल एक एज तक पहुंच चुका था। और उसके बाद फिर जो हमें इसका इकोनॉमिक लॉस हुआ और जो पॉलिटिकल लेवल पे जो फिर कैटास्ट्रॉफी हुई और जो ताल्लुकात खराब हुए नवाज शरीफ के और मुशर्रफ के, और फिर आपस में झगड़ा शुरू हो गया। और उसके नतीजे में फिर ये अब देखिए कि कू हो गई और इस मुल्क में एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया गया। और हमने अपने फौजियों को वहां पे उनकी लाशों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि जी हमारे तो फौजी ही नहीं है। ये जो डीमोरलाइजेशन हुई हमारी फौज के अंदर, कि आपने उनको अंदर घुसाया और फिर उनको आपने उनके हाल पे छोड़ दिया। और यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो हजीमत उठानी पड़ी, यानी बाकायदा तौर पे प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को डांटा कि ये क्या किया है आप लोगों ने। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि 20 फरवरी 99 को पाकिस्तान आते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, लाहौर डिक्लेरेशन साइन होता है, और उसमें कश्मीर का मसला भी जेर बहस आने और उसको नेगोशिएट करने की बात होती है, यानी फरवरी में। और मई के शुरू में ये शुरू कर देते हैं कारगिल। और इसमें पूरी, यानी फौज को एतमाद में नहीं लिया जाता। यानी आप फौज तो क्या, मैं आपको बताता हूं कि किन कौन कौन लोग थे इसमें। इसमें ये जनरल जावेद हसन था जो कमांडर एफसीएनए था, जो हमारा एक पूरा डिवीजन है नॉर्दर्न एरियाज में, उसका कमांडर था। उसके बाद फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था जनरल अजीज। उसके बाद जनरल महमूद था, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, जो कि कमांडर 10 कोर था। और उसके बाद मुशर्रफ। यानी ये 4 लोग थे। इवन जो डीजीएमओ था, यानी जिसकी कमांड, जो
पूरी फौज की जितनी भी ऑपरेशनल प्लानिंग और जो ऑपरेशंस होते हैं उनका इंचार्ज होता है। भी बाद में जाके पता चला तौकीर ज़िया को। और ये 4 लोग थे। आर्मी चीफ ने इवन नेवल चीफ को, एयर चीफ को एतमाद में नहीं लिया। और मुशर्रफ बाद में कहता रहा कि जनाब बात यह है कि देखें जी, मैंने तो नवाज शरीफ को बताया था। अब ये झूठ बोल रहा था, ये झूठा आदमी था। इसने बिल्कुल कुछ नहीं किसी को बताया था। ये फौज के अंदर कोर कमांडर्स को नहीं पता था, सवाए 10 कोर का जो कमांडर है यहाँ पिंडी में बैठता है, जिसके अंडर वो FCN है, उसको पता था। उसके अलावा तो बाकी कोर कमांडर्स को भी नहीं पता था। और उसका नतीजा क्या निकला फिर? यानी बाद में इल्जाम लगाता रहा नवाज शरीफ के ऊपर कि जी नवाज शरीफ को तो बताया था। नवाज शरीफ को यार क्या बताया था तुमने? नवाज शरीफ, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि हमारे जो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसको भी ज्यादा एनलाइटेंड होना चाहिए फौजी ऑपरेशंस के बारे में, और ज्यादा प्रोएक्टिवली इनसे पूछना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप हमें बताएं, एक्सप्लेन करें, इसकी जस्टिफिकेशन दें। अब वहां पे बेचारा वो नवाज शरीफ, वो पता नहीं उसको क्या इन्होंने बताया और उसने क्या पूछा। या कम से कम एडवाइजर्स होने चाहिए, मिलिट्री एडवाइजर्स होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के, यानी जो सर्विंग फौजी ना हो, क्योंकि सर्विंग फौजी तो फिर उनकी कमांड में आ जाता है ना, वो तो सही बात नहीं करेगा। वो इनको पूरा ब्रीफ करें। लेकिन इनको नवाज शरीफ को एतमाद में ही नहीं लिया गया। इवन जनरल अजीज जो है, जनरल अजीज शाहिद अजीज ने कहा, जनरल शाहिद अजीज ने किताब भी लिखी है, उसने 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 कहा कि जी नवाज शरीफ को नहीं पता था। यानी जिसने कोर कमांडर्स को एतमाद में नहीं लिया, वो प्राइम मिनिस्टर को क्या समझता है? प्राइम मिनिस्टर को भी एतमाद में नहीं लिया और इतना बड़ा एक एडवेंचर कर दिया। तो मैं तो इसको समझता हूं जी कि एक बहुत बड़ा ये एक डिजास्टर था पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए, पाकिस्तान की जो एक तरह से एक गुडविल बनी हुई थी दुनिया में, खित्ते में, इंडिया के साथ तल्लकात बेहतर हो रहे थे, उसके लिए बहुत बड़ा ये एक डिजास्टर था जी। बिल्कुल। लेकिन सर अजीब सी बात लगती है, वैसे तो खैर पाकिस्तान के लिए अजीब सी बात नहीं होनी चाहिए कि मिलिट्री जो है वो अपनी मर्जी से फैसले कर रही है, प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। और आज 25 साल के बाद आपको लगता है कि किसी को कोई एहसास हुआ है कि हमने क्या गलती हमसे हो गई थी उस वक्त? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। आप देखिए कि इंडिया ने इस जंग में, हालांकि उन्होंने ये जंग जीती, इंडिया ने ये जंग जीती, इसके बावजूद वहां पे एक कारगिल वॉर इंक्वायरी कमीशन बनाया गया और वो सुब्रमण्यम साहब उस कमीशन को हेड कर रहे थे, और उन्होंने पूरी एक इंक्वायरी की कि ये क्यों हुआ, ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, इसकी क्या वजूहत थी, कहाँ कहाँ पे लैप्सेस हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने यानी रिमीडियल स्टेप्स लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से अपनी सरहदों को या LOC कह लें उसको कैसे हम महफूज बना सकते हैं। तो बाकायदा तौर पे वो जितने फेलियर्स हुए थे, यानी इंटेलिजेंस की सतह पे, वो सारे उन्होंने दूर किए और बाकायदा एक फेंस लगाई गई वहां पे, LOC की वहां एक फेंसिंग की गई और बाकायदा तौर पे उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया। इंडिया ने इसके बाद अपना जो मिलिट्री बजट था वो बढ़ाया उन्होंने। और अच्छा, उसके बरक्स यहां पे कुछ भी नहीं हुआ। यानी आप ये देखिए कि यहां पे कोई बाकायदा तौर पे इंक्वायरी नहीं हुई। नवाज शरीफ एक इंक्वायरी करना चाहता था यहां पे, लेकिन ये भी सुनने में आया कि वो एक फाइल तैयार हुई थी, मुशर्रफ ने वो फाइल चोरी करवा दी। तो इस तरह का आदमी था मुशर्रफ जो था। और जनरल एंटनी जिनी जो सेंटकॉम का कमांडर था, उसने कहा कि जनाब ये मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मिन्नतें की थी कि यार अमेरिका जाओ और जाके वहां से कोई
फेस सेविंग का कोई रास्ता निकालो कि हम यहां से बाहर अपने फौजियों को निकालें, कोई फेस सेविंग यार ढूंढो। और मुशर्रफ के कहने पे बाद में वो मुकर गया कि जी नवाज शरीफ खुद गया है, नवाज शरीफ को इन्होंने भेजा था, और नवाज शरीफ गया जाके क्लिंटन से जाके उसने कहा जी खुदा के लिए आप फंस गए हैं वहां पे, हमें कोई फेस सेविंग करवा दें, हमें कोई निकलवा दें यहाँ से। और फिर उसके बाद जनाब वो उन्होंने कहा ठीक है जी आप विड्रॉ करें फौरी तौर पे, अब निकलें यहाँ से। लेकिन और सर मिलिट्री, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मिलिट्री जो है उसने तो कई बार हमने देखा और सुना कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया, फौज के अंदर ही लोग नाराज थे इनके एक्शन से। वो इसलिए नाराज थे ना कि देखिए आपने कौम को एतमाद में लेना तो दूर की बात है, आपने इवन कोर कमांडर्स को, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को, यानी जो पूरी एक कोर ग्रुप होता है फौज का, उनको भी एतमाद में नहीं लिया, और आपने एक एडवेंचर कर दिया। और एडवेंचर करने से पहले आपने कोई कैलकुलेशंस ही नहीं की, यानी आपने सोचा ही नहीं कि यार ये हम करने जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा, किस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेगी। आपको G8 ने कंडेम किया, आपको यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया, आपको आसियान ने कंडेम किया, इवन चाइना जिसको आप अपना दोस्त कहते हैं, इवन चाइना ने आप कहा कि आप फौरी तौर पे जो है अपने ट्रुप्स जो है वो बाहर निकालें। चाइना ने ये कहा, अमेरिका ने आपको डांटा, सारी दुनिया आपसे नाराज थी कि यार आपने किया क्या है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो हमारी सप्लाई लाइंस थी, इंडिया उनको काट सकता था, लेकिन काटने के लिए जरूरी था कि वो LOC को इंडियन आर्मी क्रॉस करे और हमारी टेरिटरी में दाखिल हो, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुश्किल रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की। तो अब बात यह है कि आपने तो तमाशा बना दिया ना, आपने पूरी कौम का तमाशा बना दिया। और उस तरफ जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इंडिया के साथ एक रेप्रोशमा कर रही है, इंडिया के साथ वो ताल्लुकात बेहतर बनाने की लाहौर डिक्लेरेशन हो चुका है, और उसमें ये चीज शामिल है कि जी हम सारे जो तस्फिया तलब मामलात हैं उन पे हम नेगोशिएशन करेंगे, और उसमें कश्मीर भी शामिल था, और आपने वो पूरा प्रोसेस सैबोटाज कर दिया। और यानी अच्छा फिर यहां तक हुआ कि आपने अपने फौजियों की लाशें लेने से इनकार कर दिया, आपने कहा जी हमारे तो है ही नहीं है, ये हम तो इनको जानते भी नहीं, ये तो वो कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, ये तो जिहादी है, हम नहीं जानते इनको। यहां तक इन्होंने किया, और यानी यहां तक हुआ कि इवन जो कुछ फौजी थे उनके लिए इंडियंस ने गैलेंट्री अवार्ड्स रेकमेंड किए। ब्रिगेडियर बाजवा जो थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने एक कागज लिख के उसकी जो मैयत थी कैप्टन कर्नल कर्नल शेर जी की, उसकी जेब में रख दिया कि यार ये बंदा बड़ी बहादुरी से लड़ा है और इसको कोई गैलेंट्री अवार्ड दो। और यहाँ पे हालत ये थी कि हमने कहा जी हम नहीं जानते कैप्टन कर्नल शेर खान को, हमें नहीं पता कौन है ये। तो जब ये आपका एटीट्यूड हो कि आपने, अच्छा फिर इन्होंने झूठ ये बोला कि जी ये मुजाहिदीन थे, ये इंसर्जेंट्स थे कश्मीरी, हालांकि हकीकत ये है, एक्सक्यूज मी, हकीकत ये है कि वो इंसर्जेंट्स नहीं थे, कोई भी इंसर्जेंट नहीं था उनमें, वो सारे के सारे जो थे वो ये इनके ये जो NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की यूनिट्स उसमें शामिल थी, कुछ SSG की यूनिट्स शामिल थी उसमें। वो बकायदा तौर पे हमारी रेगुलर आर्मी जो थी और पैरामिलिट्री फौज का ही वो हिस्सा थी एक तरह से, क्योंकि सारे जो ऑफिसर्स थे वो फौजी थे, तो वो सब जो थे वो उसमें लड़ रहे थे। तो ये इन्होंने झूठ बोला, और ये फिर इन्होंने लाशें लेने से इनकार कर दिया, इन्होंने कहा हमारे बंदे ही नहीं है, ये इन्होंने झूठ बोला। तो अब बात ये है कि आप पूरी कौम को आप बेवकूफ बनाते रहे। फिर ये PMLN ने अपने तौर पे एक वाइट पेपर जो था वो उन्होंने शाया किया, जिसमें उन्होंने बकायदा तौर पे ये लिखा कि ये जो भी उसमें हुआ था
कि इतने बंदे जो हैं, वो मुशर्रफ कहते हैं जी कि हमारे को 450 बंदे उसमें मारे गए हैं। नवाज शरीफ ने कहा जी 4000 बंदा जो है ना वो इसमें काम आया। ये उनका जो व्हाइट पेपर था मुस्लिम लीग का, ऑफिशियल लेवल पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जी आरजू। लेकिन सर उसके बाद भी हमने देखा कि किसी ने कोई सही लाइन यहाँ पे जो है वो फॉलो नहीं की पाकिस्तान। उसके बाद भी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ होता रहा, कभी पुलवामा, कभी मुंबई अटैक, कभी उड़ी। तो ये क्यों नहीं रोका इन्होंने? उनको तो खैर ये जंग नहीं थी, लेकिन बाकायदा कहते थे कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये टर्म भी हम ही ने खुद ही निकाली है, नॉन स्टेट एक्टर्स वाली। तो ये इन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की कि यहाँ से जो कश्मीर की तरफ लोग निकल जाते हैं और या किसी तरफ भी भारत में दाखिल होकर और लोगों की जानें लेते हैं, हंगामे करते हैं, जबकि ये अच्छे से समझते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने में ही हमारी भी भलाई है। असल में देखें, ये जो सोच है ना, ये सोच के इंडिया से और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ अगर हम तल्लकात अच्छे करेंगे तो उसमें मुल्क की बेहतरी है, कौम की भलाई है। ये सोच आती है एक रैशनल माइंड के अंदर। एक ऐसा बंदा जो रैशनल हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो, प्रोग्रेसिव हो, मुल्क और कौम की भलाई चाहता हो, तरक्की चाहता हो, जहां पे आपके जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स हैं वो डोमिनेट कर जाएं। ठीक है, जहां पे आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं है, आपने वही सोचना है जो कि आपको कई साल पहले एक एकेडमी में पढ़ा दिया गया। ऊपर से फिर पाकिस्तान स्टडीज ने मजीद ऊपर उस पे जलती पे तेल का काम किया, और फिर आपने मौलवियों को बुला के उनकी तकरीरें भी सुनी। फिर आपने अपने रूहानी रहनुमा जो थे वो जिहादी बना लिए। तो फिर ये जो उससे माइंडसेट बनेगा ना, उसमें ये चीजें नहीं आती कि यार हमने कुछ तरक्की करनी है, कुछ बेहतरी की तरफ जाना है। ऐसे भी कुछ जनरल बाजवा वैसे ये चाहता था कि इंडिया के साथ कुछ हो, तल्लकात बेहतर हो, ये उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन वो फिर पिछली जो सियासी हुकूमत थी वो नहीं, इवन वो हमने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी देने जा रहे थे, लेकिन वो फिर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को, यार नहीं नहीं ऐसे ना करना यार, फिर लोग जो है ना वो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं जी। तो वो फिर सर पीछे बाजवा हटे। साहब ने कहा अदरवाइज था ना, उस वक्त सर बाजवा साहब ने कहा था ना कि 10-20 साल के लिए, 20 ना सही 10 साल के लिए उन्होंने कहा था कश्मीर इशू को साइड पे कर देते हैं, ट्रेड करते हैं, बात करते हैं भारत से, ऐसा कहा था। मैंने कहीं जी सुना है, पढ़ा भी है बहुत। तो मैंने जब फवाद चौधरी साहब आए उनसे कहा तो कहते नहीं, उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा इनकार कर दिया कि कुछ ऐसा नहीं। नहीं 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 कहा था उन्होंने। फवाद चौधरी साहब भी अपनी स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं। फवाद चौधरी साहब किसके साथ नहीं रहे, वो मुशर्रफ के साथ भी रहे, वो फिर ये इमरान खान के साथ भी रहे, फिर वो मेरा मुस्लिम लीग के साथ भी रहे हैं, पता नहीं किस किस के साथ पीपल्स रहे हैं पार्टी वो। के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी। पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं वो तो कोई पता नहीं कि इस लम्हे जब हम ये बात कर रहे हैं वो किसके साथ, फवाद चौधरी साहब। तो बात ये है कि लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल साइकी भी होती है ना, कि वो क्या सोच, वो क्या है, यानी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो थॉट है ना कि तल्लकात बेहतर बनाए जाए, ये जो दहशत गर्दी है इसको ख़त्म किया जाए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ा जाए, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और ये इन लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में कि यार आप अपने बहुत ही महदूद फ़वाइद के लिए आप पूरी आपने मुल्क कौम को जो है वो दाँव पे लगाया हुआ है। जी आरज़ू। सर माइंडसेट ये ऐसा बना दिया है लोगों को। मैं देखती हूँ कभी कभार वो जो रोड वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, तो अगर किसी से पूछें तो वो उनको जो है वो इंडिया से भी नफरत होती है। जो मतलब जो ऑडियंस वहां घूम रही होती है जिससे बात कर रहे होते हैं, उन्हें इंडिया से भी प्रॉब्लम होगी, उनको हिंदू से भी प्रॉब्लम होगी, उनको हर रिलीजन से प्रॉब्लम होती है। तो ये एक अजीब किस्म का जो माइंडसेट है, जो पहले नहीं था मेरा ख्याल है। शुरू में जब पाकिस्तान बना था तब इस तरह के लोग नहीं थे, काफी मॉडर्न किस्म के लोग जो थे वो पाकिस्तान में थे। लेकिन अब तो अजीब ही बद से बदतर होता जा रहा है। मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगी, कोई उम्मीद लग रही है आपको, कुछ बेहतरी आएगी लोगों की सोच में?
अच्छा, मैं आरज़ू थोड़ा-सा आपसे डिसएग्री करूँगा इस चीज़ के ऊपर। ऐसा जी, नहीं जी, है। ज़रूर। हुँ, अब लोग ख़ासे मैच्योर हो गए हैं, एनलाइटन हो गए हैं। पहले ये होता था कि इनका जो नैरेटिव था ना, जो इनका नैरेटिव हुँ, था, इंडिया के बारे में, हिंदुओं के बारे में, वो कुछ उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अब लोगों की एक्सेस में बहुत इन्फॉर्मेशन है, बेपनाह इन्फॉर्मेशन है। अब लोग जो हैं वो आँखें बंद करके इस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हुँ, ये मतलब चंद सालों पहले तक इनकी एक डोमिनेंस थी, ये नैरेटिव बिल्ड करते थे और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। अब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब जो सड़क पे जो टांगे वाला है ना, जो टैक्सी चला रहा है, वो भी समझता है कि ये जो हुँ, इंडिया दुश्मनी है ना, ये कुछ खास लोग अपने खास मकासद हासिल करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? ट्रू। हुँ, अभी कुछ अरसा पहले वो एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया एक बंदे ने कि वो इंडिया का झंडा लेके लाहौर में वो मुख्तलिफ लोगों के पास गया और उन्होंने कहा जी इस झंडे को फाड़ दो। तो किसी बंदे ने ये काम नहीं किया। उसने कहा नहीं हम ये नहीं करेंगे ये एक मुल्क का झंडा है और इसकी यानी वो दबे लफ्ज़ों में कह रहे थे कि झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आम लोग जो हैं अब वो भी रैशनली उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा मसला ही ये हो रहा है इनके लिए कि अब लोग इनका नैरेटिव बाय नहीं कर रहे। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। हुँ, अब वो उस तरह की सोच नहीं है कि जनाब ये अब तो लोग अमन चाहते हैं, लोग मुआशी तरक्की चाहते हैं। हुँ। मुझे तो कश्मीर नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मेरे बिजली के बिल कम हो जाएँ। मुझे तो नहीं चाहिए कि मैं जाके लाल किले पे मैं सब्ज़ परचम लहराऊँ। मेरा मसला तो ये है यार मुझे नौकरी मिल जाए। मेरा मसला ये है कि मुझे सिक्योरिटी हो, मुझे हेल्थ की और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हों। एक बंदा जो मेरे स्टेटस का जो दिल्ली में बैठा हुआ कोई काम कर रहा है किसी दफ्तर में, मेरी उससे क्या दुश्मनी है? मेरा उससे क्या लेना-देना है? वो मेरी तरह का एक इंसान है। ठीक है ना? तो बात ये बिल्कुल। है कि चीज़ें लोग समझते हैं, उनको सर समझ बल्कि हमारी साइड पे जो कश्मीर है, वो कश्मीर के लोगों को भी कश्मीर नहीं चाहिए, भारतीय कश्मीर। वो भी कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों इतने मुज़ाहिरे हुए हैं वहाँ पे, हाँ, आपने देखा नहीं क्या नारे लग रहे थे वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। क्या नारे लग रहे थे? हुँ, अब कोई बंदा जो है ना वो हम तो खुद तंग आए पड़े हैं। 80,000 हमारा बंदा मारा गया है। ये जो वॉर एंड टेरर थी। सर खुद ही तो मरवाया अब ना, पैसे लेके हमने बहरहाल अपने बंदे खुद ही मरवाए हमने। हाँ, तो वो देखें ना अब हम चाहते हैं कि अमन हो इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर खुशहाली हो, इस मुल्क के अंदर माशी तरक्की हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को तमाम ज़िंदगी की आसाइशें मिलें, तालीम मिले, सेहत की सहूलतें मिलें। तो ये हमारे इश्यू सर हमारे यहाँ वैल्यू ही नहीं है ना, किसी इंसान की जान की वैल्यू नहीं है, जो यूरोपियन कंट्रीज में खास तौर पे या किसी और सिविलाइज्ड कंट्री में होती है। हमारे यहाँ भी एक कराची में जो है ऑयल टैंकर, आज ही एक ऑयल टैंकर जो है वो लट गया, उसके नीचे आके एक आदमी मर गया। 15 घंटे के बाद उस ऑयल टैंकर को ले जाया गया है और इतनी देर में पब्लिक जो थी वो ऑयल भर रही थी, मतलब डब्बे ले आई, बॉटल्स ले आई। इतने बेहिस लोग हैं कि एक आदमी उसके नीचे मर गया है, उसकी परवाह नहीं है, ये ऑयल भर भर के भाग रही। ये कौम हमने बनाई है 76 ईयर्स में। बेहिस किस्म के लोग। ये इसी किस्म का वाक़या ये अहमदपुर शर्किया के पास भी हुआ था कि वो जी। ट्रक जो था, वो ख़राब हो गया हम्म, और वो उसमें ऑयल था, तो लोगों ने ऑयल भरना शुरू कर दिया, तो वो कोई सिगरेट पी रहा था, तो हम्म, आग लगी, धमाका हुआ हम्म, और उसमें कोई तकरीबन 150 बंदा जल के हम्म। मर गया था। लेकिन अकल नहीं आई, आज भी वही कर रहे हैं। आज अभी आपसे बात कर रही हूँ, 1 घंटे पहले की न्यूज है ये। हाँ, मैंने देखी है वो कराची में वो ब्रिज है, उसके ऊपर वो गिरा है जी, जी, और वो बोल। वहाँ से ऑयल भर रहे हैं वो वहाँ पे। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, बात ये है कि ये जो कारगिल है, इससे हमें एक ये भी सबक मिलता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसकी उसको सबसे ज़्यादा सॉवरेनिटी जो है ना, वो एक
एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की होनी चाहिए, उसको सॉवरन होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको अवाम ने मुंतखब किया है, वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाकी जितने भी महकमे हैं वो उसको जवाबदेह हैं। और कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है नेशनल लेवल का वो उन लोगों की अप्रूवल से होना चाहिए। अब कारगिल एक क्लासिक एग्जांपल है जिसमें कि बगैर एतमाद में लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बाईपास करके एक डिसीजन लिया गया, और उसमें बिल्कुल नहीं सोचा गया कि यार इसके डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मिलिटरीली क्या इंडिया जो है। ये तो समझ रहा था मुशर्रफ के जैसे बात, एक बंदा बैठा होता है ना, उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, चलो यार ये ऐसा कर लेते हैं। किसी से मशवरा नहीं किया, कुछ नहीं किया, और फिर सोचा भी नहीं कि इंडियन रिटेलिएशन जो है वो कितनी सवियर होगी और कितनी बिल्कुल। मैसिव होगी। और जब वो उसने रिटेलिएट किया तो फिर ये नवाज शरीफ की ये मिन्नतें कर रहा था मुशर्रफ के, यार प्लीज खुदा के लिए जान बचाओ, यार कोई कुछ करो, कोई रास्ता निकालो। और फिर वो बिल्कुल। निकल गया और जाके उसने वो वहां से वो करवाया सारा लेकिन कुछ। जी। बहरहाल सर 25 साल के बाद भी लगता तो ऐसा ही है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा है और हम सुधरने को तैयार नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई सबक नहीं सीखा। और आज भी वही जंगजुयाना बातें हो रही हैं, आज भी वही जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो तड़ियां बहुत लगाते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा। तो जैसे कहते हैं ना, हर वक्त जो धमकियां धमकियां चलती रहती हैं। ताकतवर जो होता है ना, जो जिसमें जेन्युइन ताकत होती है, तड़ियां नहीं लगाता वो इस तरह से। वो तड़ियां नहीं लगाता, तड़ियां वही लगाता है जो अंदर से बिल्कुल हाँ, खाली हो चुका है। वो कहते हैं ना, खाली डब्बा शोर ज्यादा मचाता है, तो वही वाली बात है कि खाली नारे बर्तन जो शोर ज्यादा करता तड़ियां लगानी। लेकिन अब ये है कि ये तड़ियां जो है ना, ये दुनिया को भी समझ आ गई हैं और इस मुल्क के अवाम को भी समझ आ गई हैं। है। बिल्कुल। और लेकिन अफसोस की बात है कि अवाम के हाथ में कुछ नहीं है। अवाम को समझ भी आ जाए तब भी जो लोग मुल्क को चला रहे हैं असल में उनको समझ आनी चाहिए। पब्लिक उनको तो समझ। बेचारी से वो कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।